सारे बच्चे यहां पर हम लोगों को क्या करना, उत्तर देने का प्रयास करें। जल्दी से बताइए। नंबर यहां पे 11वें नंबर पे लिखा कनौजी बोली का मुख्य केंद्र कहां पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, उम्दा जबरदस्त प्रश्न है। एक बार कनौजी में पूछा गया, हमसे पूछा गया कि जो कन्नौजी बोली है ये कहां पर बोली जाती है। हमने पता बच्चे वहां पर उत्तर क्या दिया, मैंने कहा ये कन्नौज की है, लेकिन मेरा उत्तर गलत हो गया। ये आया हुआ पेपर में प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा गया कि कन्नौजी बोली का मुख्य केंद्र कहां है। दोस्तों याद रखो ये फर्रुखाबाद में है, यानी 11वें का जो उत्तर क्या होता है साथियों, बी विकल्प को बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। कन्नौजी बोली का जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र क्या है वो आपको पता होना चाहिए, फर्रुखाबाद है। जबकि कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती है, आपको औरैया में कन्नौजी बोली जाती है, मेरे प्यारे बच्चे इटावा में भी कन्नौजी बोली जाती है, लेकिन जो इसका मुख्य केंद्र है, जिस वो मुख्य केंद्र मानेंगे वो बच्चे फर्रुखाबाद होता। तो 11वें का आप सभी लोग क्या करेंगे उत्तर बी को बच्चे जो भी उत्तर दे रहे हैं, बी फॉर बीबी। और बीबी तो वैसे भी बहुत ही पसंद है भाई मेरे, ये तो सीधी सी बात है, बीबी बहुत ही पसंद है। चलो आगे लिखा अवधि बोली इनमें से कौन सी उपबोली नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि अवधि की मेरे प्यारे बच्चे इनमें से कौन सी उपबोली नहीं है। एक बार सभी लोग कमेंट लगा दो बेहतरीन हिंदी के लिए। मैंने देखा अवधि बोली इनमें से कौन सी उपबोली नहीं है। पहले नंबर लिखा बैसवाड़ी, लोहाती, कौसली, मिर्जापुरी। आपको पता कि अगर इन सभी में सारे बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए, अगर जिसका उत्तर गलत हुआ तो बहुत ही अच्छी वाली पिटाई हो। जल्दी से उत्तर बताओ। आपको पता अगर हम अवधि बोली इनमें से कौन सी उपबोली नहीं है, तो लोहाती नहीं है, ये लोहाती नहीं है, बाकी बैसवाड़ी ये भी है। आपको पता कौसली तो अभी पूछी गई थी, जेल वार्डन में यूपी में पेपर हुआ था, जेल वार्डन में आई हुई बोली है। इसके बाद आपको पता मिर्जापुरी की बात करें, मिर्जापुरी अवधि के अंतर्गत आती है, लेकिन अब तुम कौसली कर रहे हो भाई मेरे। कैसे सी वाले ए सी वाले तुम्हें अभी इतना मारे सी करोगे भाई मेरे। सी कौसली ये तो पूछा गया, कौशल प्रदेश किसको बोलते हैं, अवध प्रदेश। याद रखो कौशली जो है वो अवधि की बोली है। इतना सुंदर सा प्रश्न आप लोग गलत करोगे तो फिर कैसे कौन तुम्हें बर्दाश्त करेगा। यहां पर उत्तर मेरे प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए, जो 12वें का विकल्प नंबर दे रहे हैं दोस्तों बी, वह अपने स्थान पर उत्तर को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर देने का प्रयास करो सभी लोग साथियों। फिर एक प्रश्न आपके सामने दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताने का प्रयास करें। भाषा की दोस्तों सबसे छोटी इकाई, अब आप लोग सभी लोग देखो इसका उत्तर पढ़ो और पढ़कर बताने का प्रयास करो। मैंने अभी सबसे पहले बताया था जैसे भाषा आई, भाषा को जानने के लिए सबसे पहले मुझे आवश्यकता किसकी पड़ती है, तो साथियों ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। जब इस ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो उसको वर्ड करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था ए बी वाले तुम गलत करो बच्चे। मैंने कहा था कि सबसे पहले जब हमारे सामने ध्वनि आती तो हम पहले क्या करते हैं, ध्वनि ही हमारी बोली। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अब तभी तो लिखोगे एक्सक्यूज मी। मैंने लिखा का, जब मैं बोलूंगा तभी तो लिखोगे, जब हम मुख से नहीं बोलेंगे तो तुम कैसे वर्डों में तब्दील कर सकते हो। मैंने ऐसे गूंगा बन के खड़े हो गए, ऐसे कर रहे, तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कह रहा हूं। अब जब तुम उस ध्वनि को लिखना शुरू करोगे तो लिखने का मतलब तो वो वर्ड में तब्दील होता है, लेकिन सबसे पहली इकाई कहां से चालू होती, ध्वनि से। मेरे प्यारे बच्चे विकल्प नंबर ए फॉर एप्पल, यानी कि अगर यहां पर विकल्प में ए आपका क्या है, ध्वनि नहीं होता, तब हम लोग जाके वर्ड कर सकते थे। इससे पहले मैंने समझाया था। तो तुम लोग ए कैसे, यहां पर बी कैसे सही कर रहे थे दोस्तों। यहां पर उत्तर वर्ड तब करेंगे जब विकल्प में ध्वनि नहीं होगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, विकसित ध्वनि को करते हैं। जब ध्वनि विकसित होती है तभी वो वर्डों में तब्दील होती है। जब तक ध्वनि विकसित नहीं होगी तो वर्डों में कैसे तब्दील करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 13वें का उत्तर क्या होता है साथियों, ए विकल्प सही कर देंगे। अब ये वाला देखो बढ़िया प्रश्न दिया है। मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग पढ़ें और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। आपके सामने सेम प्रश्न मैंने इसलिए रखा कि आप कंफ्यूजन में ना आए हैं, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मेरे सामने लिखा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बताने का प्रयास करें। दोस्तों आपके सामने क्या लिखा, लिखित इकाई पूछी जा रही है। अब जब लिखने, ध्वनि को तो तुम लिखते नहीं हो, लिखोगे तो उसे तुम वर्डों में लिखोगे। भाई ध्वनि है, ध्वनि को तुम कैसे लिख दोगे। ध्वनि को मेरे प्यारे बच्चे आप लिखोगे तो वर्डों में लिखोगे। किसमें लिखोगे, वर्डों में। तो जब उसने लिखित शब्द का प्रयोग किया तो अब ध्वनि यहां पर उत्तर आपका नहीं सही होगा, क्योंकि ध्वनि हमारी कैसी इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये होती मौखिक इकाई। ये साथियों कैसी इकाई होती है, ये मौखिक इकाई होती है। लेकिन जब लिखित की बात कर रहा है तो लिखित में आपकी क्या आती, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर वर्ड आता है। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का उत्तर क्या सही होना चाहिए, ए विकल्प। ए वाले कितने सही है भाई, वर्डों को ही तो लिखोगे। ध्वनि तो मैं बोलता रहता हूं, डार्लिंग तेरे लिए ही तो मैं बदनाम हुआ हूं। अब तुम डार्लिंग जो बोल रहे हो इसको जब वर्डों में लिखोगे जाके तभी तो लिखोगे। अब बोल रहे थे वो तो मेरी इकाई है ध्वनि। तो ध्वनि कैसी होती है, एक मौखिक इकाई होती है, वर्ड। लेकिन इससे पहले वाले प्रश्न में ना तो लिखित लिखा था
और ना तो मौखिक लिखा था, तो मुझे पहले वाले विकल्प को क्या करना पड़ा, सही करना पड़ा। लेकिन यहां पर उन्हें स्पष्टता से क्या लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे, लिखित लिख दिया। तो हम लोग किसको सही करेंगे, वर्ड को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, वर्ड को बच्चे बिल्कुल सही करते। आगे देखो, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उसने लिखा कि जीव के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से विभाजित किया है। मतलब में वो ये कहना चाह रहा है कि जीव के आधार पे जो ये लबर लबर जीव करती रहती, चक्कर चक्कर करते रहते हो, ये नहीं लबर लबर ऐसे करते रहते, तो जीव के आधार पर भी स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया। आप मेरे प्यारे बच्चे जानते होंगे कि जो ये जीव चलती है वो हमारी तीन प्रकार से चलती है। कैसे तीन प्रकार से चलती है, एक प्रकार ऐसा होता है कि कुछ स्वरों का उच्चारण करने पर, कुछ स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ किधर चली जाती, अग्र की तरफ, मतलब आगे की ओर चली जाती है। आगे बच्चा आप देख सकते हैं, कुछ स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ हमारी कहां पर, बीच में लटकी रहती है। अब बीच में ऐसी थोड़ी लटकी रहती है कि रस्सी से पकड़ के निकालें, है। तीसरे नंबर पे आपको पता है कि कुछ स्वरों में जीभ हमारी पीछे, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यही आपका उत्तर क्या होगा, बी और बीबी। आपके उत्तर यहां पर सही है, और बीबी से तो बहुत ही प्यार है। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, 15 में का। मेरे प्यारे बच्चे याद रखो दोस्तों, बी विकल्प को साथियों बिल्कुल सही करके चलते। क्या सही करके चलते, बी। मैंने बता भी दिया, अग्र होता है, मध्य होता, पश्च होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग साथियों उत्तर देने का प्रयास करें, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया है, देखिए कितने बच्चे उत्तर देते हैं, कितने बच्चे उत्तर दे। नहीं तो अभी पढ़ लो, नहीं फिर ये को, दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, दिल के अर, फिर ऐसे लोग गुरुजी अगर तुम्हारी पहले बात मान लेते तो आज पास हो जाते। कंटेंट पर दिमाग लगाओ भाई मेरे, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलो, मैंने देखा इनमें से मध्य स्वर, मध्य स्वर का मतलब होता है जीभ का बीच में रहना। मैंने सबसे पहले आ बोला, अब देखो बोलो आ। अब आ बोलते जीभ पीछे की ओर खींच रही है। जब जीभ पीछे की ओर खींच रही है तो साथियों इसको क्या बोलते हैं, याद रखो पश्च स्वर बोलते हैं। मैंने देखा जब औ बोलेंगे, औ देखो जीभ पीछे की ओर खींच रही है। मेरे प्यारे बच्चे ए भी पश्च स्वर होता है, याद रखना दोस्तों ए भी। अब ए बोलो है, जब हम बोलते ए बोलने पर जीभ हमारी आगे की ओर बढ़ रही है, जैसे ए, अब जीभ पकड़ो ए। अब देखो जैसे बोलेंगे तो ये बच्चा कैसा अग्र स्वर है साथियों, ये कैसा अग्र स्वर। तो अब आपको मध्य स्वर में क्या बच्चा, छोटा। अब देखो आ, जैसे आ बोलते हैं तो जीभ एकदम बीच में टकराती है, एकदम बीच में रहती है। तो साथियों इसीलिए 16 का विकल्प नंबर हम लोग क्या करते हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही करते हैं। इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों, याद रखो यहां पर मध्य स्वर की बात करेगा तो मध्य स्वर तो छोटा है, इसका मतलब बड़ा तो पश्च स्वर है, और भी पश्च स्वर है, और ए हमारा कैसा होता है, अग्र स्वर होता है। लेकिन डी विकल्प को हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग मध्य स्वर के साथ बिल्कुल सही करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्ध स्वर को बताने का प्रयास करें, कितने बच्चे इसमें अर्ध स्वर को पहचानते हैं। मैंने बताया अर्ध स्वर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, एक तो बच्चे या होता है, क्या होता है, एक या होता है, और एक बच्चे वाह होता है। लेकिन कहानी ये आती कि गुरुजी आप एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या ही नहीं समझ में आई कि गुरुजी इनको ही अर्ध स्वर क्यों माना जाता है। तो मैंने कहा आप एक बात समझो, या जो है वो बनता कैसे है। आप कहोगे गुरुजी ई और आ से मिलकर बनता है। अगर वा की बात करें, वा किससे मिलकर बनता है, तो आप कहोगे गुरुजी ये ऊ प्लस आ से मिलकर बनता है। अब मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं कि ये बनते तो स्वरों के द्वारा, किसके द्वारा, स्वरों के द्वारा। ये बनते किसके द्वारा है, आप कहोगे गुरुजी स्वरों के द्वारा। और पाए किसमें जाते हैं, आप कहोगे गुरुजी ये जो पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे ये व्यंजन में पाए जाते हैं। तो गुरु कामता प्रसाद ने कहा, एक हमारे हिंदी के गुरु कामता प्रसाद हुए, उन्होंने कहा कि ये जो है इनमें आधे स्वरों का लक्षण पाया जाता है और व्यंजन के साथ ही तब्दील होते हैं। जब आधे स्वरों का लक्षण पाया जाता है, इसका नाम क्या रख गया, बोलो श्री गणेशाय नमः, सीधे रख दिया अर्ध स्वर। यानी विकल्प नंबर आपका अपने आप यहां पर दोस्तों क्या सही हुआ, 17 का बच्चे ए विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अर्ध स्वर के साथ क्यों माने जाते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यश संधि जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यश संधि। यश संधि में आपने देखा होगा ई प्लस आ से मिलाकर हम या बनाते हैं, इसके बाद आपने देखा ऊ प्लस आ मिला के वा बनाते हैं, और ये बच्चे पाई किस में जाते हैं, व्यंजन में पाए जाते हैं। तो आप पता है कि यहां पर इसीलिए क्या कह दिया गया, याद रखो दोस्तों इनको हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। तो 17 का बच्चे विकल्प नंबर क्या करते हैं, ए विकल्प को साथियों बिल्कुल सही करके चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, है आगे 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 चलो, दिल दिया। प्रकंपित मतलब जानते हो, मैंने क्या कहा कि हिंदी को कभी रटा नहीं जाता है। मैंने जैसे देखा, आपको पता है प्रकंपित बोला। अब प्रकंपित का मतलब होता है जीभ का कंपन करना।
अब हमने देखा जीभ किसमें कंपन होती, पढ़ो इन वर्डों को। मैंने ला पढ़ा, ला पढ़ने पे जीभ तो तालु में टकरा गई, वायु पार्श्विक कर गई। जब पार्श्विक कर गई तो ये बच्चे क्या बन गया, याद रखो दोस्तों, ये पार्श्विक बन गया। क्या बन गया, पार्श्विक बन गया, क्योंकि जीभ तालु में टकरा। बोलो ला ला ला, अम्मा कसम है ला बोलियो जरूर। ला बोला तो जीभ देखो तालु में टकरा रही है। तालु में टकराने पर ये जो वायु है ये जीभ से क्या करती है, आसपास से पार्श्विक कर जाती है। मैंने देखा वाह, अभी आपको बताया था अर्धस्वर। बच्चे इसको क्या बताया था, मैंने अभी बताया था इसको अर्धस्वर बताया। तो बोलो भाई, अब आपके सामने क्या बचा, रा। अच्छा रा बोलो, रा रा रा। जीभ देखो कंपन कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेकर से निकल रही हो भाई, इसीलिए कंपन का मतलब प्रकंपन। विकल्प नंबर यहां पर दोस्तों 18वें का क्या सही हो जाता है, याद रखो दोस्तों, सी विकल्प को हम लोग इसीलिए सही करते हैं क्योंकि उसको पढ़ने पर जैसे रा रा तो जीभ कंपन कर रही है ना, और कंपन करना ही बच्चे क्या कहलाता है, प्रकंपन कहलाता है। आगे बताने का प्रयास करो। हो चलो बताओ भाई, आगे बच्चा आपके सामने लिखा है संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन का मतलब जानते हो, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, जिनको हम लोग अलग अलग जात से मिलकर बनाते। कैसे, अलग अलग जात से मिलकर बनने वाले व्यंजन क्या है, बनने वाले व्यंजन को बच्चे क्या कहते हैं, याद रखो दोस्तों, मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमने देखा ज्ञानी जो दी गई है वो किससे मिलाकर बनाते, जा और या से मिलाकर बनाते, इसका मतलब संयुक्त व्यंजन है। शा को दोस्तों कैसे मिलाते, शा और रा से, इसका संयुक्त व्यंजन है। इसको बच्चे किससे, का और शा से मिलाते, ये आपका है। ये बच्चा आपका क्या है, याद रखो, इसको हम द्विगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको द्विगुण या भी साथियों इसको उत्क्षिप्त कहा जाता है। अब कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों, अगर ये अनुनासिक होता, अगर ये इंग्या होता तो आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता, इस जगह पर बिंदी होनी चाहिए। दोनों में दोस्तों अंतर समझ के जाना। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप लोग इस प्रकार से बनाते हो, अगर बच्चे इस प्रकार से दिया है तो इन दोनों में अंतर समझ लो, ये द्विगुण है और ये अनुनासिक है। ये द्विगुण और ये अनुनासिक आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या करते हैं, सी विकल्प को बच्चे बिल्कुल सही करके चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, ज्ञानी हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है, बताओ भाई, हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है। सारे के सारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। मैंने कहा कि जब भी वो हिंदी शब्दकोश में, अब ये ना करना गुरुजी ये तो बहुत छलल है, गुरुजी ये तो बहुत छलल, हमने कैसे सरल है कि छत्रज्ञ तो मतलब त्रा के बाद आता है। हमने कि पगले नहीं, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। जब भी वो किसी के बाद पूछे आप उसके तुरंत क्या कर दो, टुकड़े कर दो, जा और या कर दो। क्या कर दो, जा और या कर दो। जैसे मैंने टुकड़े किए तो इसका मतलब इसके बीच में किसको बैठा दो, ज्ञानी को बैठा दो। मैंने देखा ये किसके बाद आता, जा के बाद। यहां पर उत्तर क्या होगा, ए विकल्प। कितने बच्चे ए वाले हैं, कुछ भी नहीं करना। अगर देखो बच्चे आपसे त्रा पूछे, त्रा किसके बाद आता है, आप कुछ ना करो, यहां पे ता और पीछे क्या कर दो, रा, इसको बीच में बैठा दो, ये ता के बाद आता है। ऐसे छा पूछे, आप क्या करो, इसे का और सा से मिलकर बनाते हैं। याद रखो दोस्तों किसके बाद आता है, मतलब जिसके बाद पूछा जाए आप उसके टुकड़े करो, उसके बीच में जैसे बैठाते हैं वो उसके बाद और उसके पहले पता चल जाता है। तो याद रखो दोस्तों विकल्प नंबर क्या होगा, 20 का साथियों ए विकल्प को हम लोग बिल्कुल सही करते हैं, जो कि हमारे सारे के सारे बच्चे उत्तर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वेरी गुड। मैंने क्या बताया, एक पॉइंट याद हुआ, जिसके भी बाद पूछे आप उसके क्या कर दो, टुकड़े कर दो। टुकड़े करने के बाद मुझे ये देखना है कि किसके बाद और किसके पहले। वो अब जैसे ये बोल देता कि ये आपका जो ज्ञानी किससे पहले, तो जा के बाद कौन सा अक्षर आता है, झा आता है, ये झा से पहले है। ता के बाद क्या आता है, ता और था आता है, ये था के पहले है। ऐसे टुकड़े करके हम किसके पहले और किसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर क्या कर सकते, सही कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। संधि की संरचना कितने प्रकार से की जाती, बोलो भाई, संधि की संरचना मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रकार से की जाती, दो उत्तर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना, जल्दी बताओ भाई, कल क्या होगा किसने जाना, जल्दी बताओ भाई। यहां पर बच्चे आपके सामने पूछा गया है कि आपसे, इसलिए मैंने रुक गए, यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, लिखा है संधि की संरचना कितने प्रकार से की गई है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझो, संधि की संरचना कितने प्रकार से की, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको पता संधि की संरचना कैसे होती है, स्वर और स्वर से मिलकर बनती है संधि की पहली संरचना। दूसरे नंबर पे जो प्रकार होता है स्वर प्लस साथियों व्यंजन, ये दूसरी संरचना। तीसरा आपको संरचना का प्रकार होता है व्यंजन प्लस स्वर, ये तीसरी संरचना। चौथी बच्चा क्या होती है, जिसको बोलते व्यंजन और मेरे प्यारे बच्चे व्यंजन, ये आपकी चौथी संरचना होती है। इसके बाद आप जान सकते हो, अगर आप देखें विसर्ग प्लस स्वर, ये पांचवी होती है।
अगर बच्चे विसर्ग प्लस क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो ये छठी। तो इसकी जो संरचना होती है वो 6 प्रकार से होती है। अगर आपसे बोल देता संधि के प्रकार बताओ, तो हम लोग 3 कर सकते थे। कौन कौन से? जो तुम लोग डी उत्तर दे रहे हो ये गलत दे रहे हो। पहले चीजों को पहचानो। 3 प्रकार कौन से? एक तो आपको स्वर संधि, एक दोस्तों आपकी कौन सी होती? व्यंजन होती है, एक बच्चे आपकी कौन सी होती? विसर्ग होती है। ये 3 टाइप होते हैं। लेकिन